हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। जैसा कि हमारी यूपी कांस्टेबल की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो हमारा सेट है, सेट नंबर 16 है। ठीक है, अब तक हमने इसमें 15 सेट करा दिया है और आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में और 15 के 15 देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी क्लास में बने रहिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आपको फायदा मिलने वाला है इस क्लास से। ठीक है ना, शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन हमारा है कि तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आय का योग 56 था। ठीक है भाई, वर्तमान आय याद कीजिए। ठीक है, हमसे ये पूछा तो मैं कहता हूं कि वर्तमान आय का अनुपात ये दे रखा है, तो आंसर जो कुछ भी होगा वो 4, 7 और 9 का मल्टीपल ही होगा। तो 4, लेकिन 20 7 के पाले में नहीं आता, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। 4 पंचे 20, 7 पंचे 35 और 9 पंचे 45, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 9 चौक 36। मतलब ये और दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं कह दूँ वर्तमान आय उनकी जो है वो 4x, 7x और क्या है 9x है। ठीक है ना, कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, इसका मतलब ये हो गया कि 4x - 8, ठीक, प्लस 7x - 8 प्लस 9x - 8। 8 वर्ष पूर्व उनकी आय का जो योग था वो कितना था? तो आप कहेंगे सर 56 वर्ष था। ठीक है ना, तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, ये 4x, 7x और 9x, तो 7 4 11 और 11 9 कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा और 8 3 क्या हो जाएगा? 24। तो 56 और 24 क्या होगा? तो आप कहेंगे 80 आ जाएगा। मतलब कहने का कि 20 चौक 80। तो x की वैल्यू बेटा क्या मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। तो यहीं पे हमें पूछा, यही उनकी वर्तमान आयु है, यही क्या है? उनकी वर्तमान आयु है। ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 16, 28, 36 उनकी वर्तमान आय है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग वहां से उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि सभी सवालों को लगाना नहीं है। हो सकता है सवाल हमारे ऑप्शन से कहीं बन जाए, और डेटा हमें देखना होता है कि क्या क्या पूछ रहा है। जैसे एक सवाल है, एक आदमी स्थिर पानी में 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से नौका चला सकता है। ठीक है ना, उसे नदी में से नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में 3 गुना समय अधिक लगता है। प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हैं कि शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो क्या होती है? x किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है ना, ये बात पता है कि नहीं? अगर नहीं पता तो लिख लो। शांत जल में जो नाव की चाल है, नाव की जो चाल है ना, उसे हम कहते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ये बन जाएगा हमारा x। कितना होगा? x होगा। ठीक, यही हमारा क्या दिया है? x दे रखा है। उसे नदी में नीचे की ओर, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कहते हैं कि जब जिस दिशा में पानी बह रहा है, अगर बोट भी उसी दिशा में बह रही है तो हम कहेंगे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसका मतलब पानी की चाल और बोट की चाल दोनों ऐड हो जाएगी उसकी चाल में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड में जो समय का अनुपात है वो कितना है? वो कह रहा है कि अगर ये 3 लेता है तो ये कितना लेता है? 1 लेता है। ये तो कहा है उसने कि उसे नदी से नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में 3 गुना समय लगता है। मतलब अगर इधर 1 समय लगता है, इधर 3 गुना समय लगता है अप स्ट्रीम में। तो आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का जो अनुपात होगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा बेटा? 3:1 आ जाएगा। 3:1 आ जाएगा। आपको x दे रखा है, ठीक है ना, और x कितना दिया है क्वेश्चन में? कि x की वैल्यू 24 किलोमीटर पर आवर है। हमसे लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा? प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, अर्थात धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अगर यहीं पे मैं धारा की गति की बात करूं कि धारा की जो गति होती है ना, उसे हम कहते हैं y किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं सर। अगर y, इसका मतलब ये है कि जब डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है तो x क्या लिखते हैं? x बराबर होता है d प्लस u/2 होता है ना। इसका मतलब आपको d पता है और क्या पता है? u पता है। तो 3 1 क्या करेंगे? 3 + 1 कर देंगे, बटे का 2 कर देंगे। क्या करेंगे? 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये क्या है? x जो मैंने यहां से निकाला ये यूनिट में आया, और हमने एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 24 दे रखा है। इसका मतलब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितना है? 2 यूनिट की वैल्यू 24 दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है कि धारा या प्रवाह की चाल ज्ञात करिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू, जब 2 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 12 24। तो मैं कहूंगा कि 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? बढ़िया सवाल है ये।
थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि 396 मीटर की दूरी तय करने में 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिए की चक्र संख्या कितनी है। तो आप अगर ये कह दें कि 21 सेंटीमीटर का एक जो पहिया है उसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 21/2, ये क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। अगर हम इसको या तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, ये मीटर में है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मेरी बात ध्यान समझना, कि जो वृत्त की परिधि है ना, तो मैं यह कहूँगा कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि मतलब कि पहिए की जो परिधि है बराबर पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ध्यान समझना, वृत्त की जो परिधि है उसको क्या कहते हैं, 2πr। चक्कर निकालना है, इसका मतलब है कि कितने चक्कर वो जाएगा, कितने चक्कर जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि 396 मीटर है ना, इसको 100 से कर देंगे गुणा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और 2πr 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा और r की वैल्यू 21/2 हो जाएगी, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है बात। तो अब देखिए 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 3 33, 11 3 66, 2 3 6 6 36, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि जो पहिया है ना 21 सेंटीमीटर व्यास वाला, वह से 396 मीटर दूरी तय करने के लिए उसे 600 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है, आप चाहते इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते 100 से डिवाइड करके, तो 100 ऊपर चला जाता, बात ठीक है ना, तो बात वही हो जाती कैलकुलेशन में। आगे चलते हैं। करा सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत हो सकता है। आप मेरी बात ध्यान समझिए कि मान लीजिए कि एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर जब हम वर्ग बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से इसके से जाएगा, अगर त्रिज्या 5 है तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ये अंदर वर्ग बनेगा ना, और ये क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो a√2 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 10 दे रखा है सेंटीमीटर में। तो कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर क्षेत्रफल हमसे पूछा, a स्क्वायर की वैल्यू पूछा, तो अगर यहीं पे a निकालें हम, तो हम कह सकते हैं कि 10/√2 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, लेकिन a स्क्वायर क्या है, वही वृत्त का क्षेत्रफल है, तो 10 का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा, तो 2×50 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं। कह यदि x बराबर 5 y बराबर 7 हो तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 अपान 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर की कीमत होगी। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान समझिए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो लिखा है ना x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 लिखा है, और नीचे क्या लिखा है बेटा, वो ये कह रहा है कि 25। आप डायरेक्ट वैल्यू मत रखिए, डायरेक्ट वैल्यू मत रखिए, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिखा गया है। तो आप ये जानते हैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7, मतलब कि x माइनस 7 का x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ओपन करूंगा तो यही आएगा। ठीक है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा y माइनस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप x और y की वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 5 है, 5 में से -7 करेंगे तो -2 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो जो कुछ भी आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 माइनस 5 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 होगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, किस पर, शिक्षा पर 20% खर्च में 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है और शेष बचाता है। ठीक है ना, तो पहले ये देख लो कि बचाता कितना है, वो अपने वेतन का कितना भाग वह बचाता है। ठीक है ना, तो उसका किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो टोटल अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है, ध्यान देना। ठीक है ना, 100 में से कितना बचा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, पहले ये देखो। तो मैं अगर इसको परसेंट बदल दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं यहाँ भी कहूँगा कि 20% क्या करता है,
शिक्षा पे खर्च करता है, 20% खर्च घर पे खर्च करता है, 20-20-40, और 10% कहाँ करता है, अन्य फुटकर से। मतलब कि ओवरऑल मिला के 20-20-40-10-50% खर्च कर दे रहा है। उसके बाद क्या करता है, वो बचाता है, तो 50 बचा ले रहा है ना, 50%। तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। ऐसे सवालों में पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होती, आप ओरली डायरेक्ट सवाल को बना सकते हैं। आगे चलिए कि दो संख्याओं का HCF और LCM 2 और 70 है। यदि संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या है। ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं का HCF और LCM, अगर HCF 2 है और LCM क्या है, वो 70 है, ठीक है ना। संख्याओं का योग, अगर हम यहीं पे बेटा संख्या लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, 2x और 2y हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इनका योग निकालना चाहें अगर हम, तो हम कहेंगे कि 2x + y इज इक्वल टू किसके, 24 के 2 12 क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो मतलब कहने का कि x + y इज इक्वल टू किसके बेटा, 12 के, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो आप ये जानते हैं, अगर इन संख्याओं का एलसीएम ले लो, ये दो संख्याएं दी गई, इनका आप बेटा एलसीएम ले लो, तो आप क्या कहोगे कि 2xy की वैल्यू कितना है, 70 दे रखा है। तो यहाँ से कट करेंगे, इसका मतलब xy की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगी, 35 आ जाएगी, आएगी ना। इसका मतलब x और y की ऐसी कोई दो वैल्यू लेंगे जिनका तो सम 12 हो और जिनका प्रोडक्ट 35 हो। तो मुझे ये पता है कि 7×5 = 35 होता है और 7×5 = 12 भी होता है। तो छोटी संख्या हमसे पूछा है, इसका मतलब 5 नहीं क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। छोटी संख्याएं क्या थी बेटा, संख्या क्या थी बताओ। तो आप कहेंगे सर संख्या जो कुछ भी थी वो 2x और 2y थी, ठीक है ना। ये ऑप्शन कभी बन नहीं सकता क्योंकि 2 को मल्टीपल में ही आना था। तो आप x की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और y की वैल्यू 5 है तो 2 × 5 = 10। मतलब आप पलट के भी रख सकते हो, 10 14 भी हो सकती है। तो एक उसने पूछा छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 10 जो है वो छोटी संख्या। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। यदि एक संख्या का 40%, ध्यान देना, कोई संख्या है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के भाग के बराबर है तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो सिंपल जैसा उसने कहा वैसे लिख दो। ऐसा कहा कि x का 40% है ना, दूसरी संख्या है क्या, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या y है, y के 2/3 के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। प्रथम संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, तो x/y जब लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा तो 2/3 और ये 40% नीचे आएगा तो 40 यहाँ लिखेंगे और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5/3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब कहने का कि जैसा लिखा गया एज इट इज वैसे ही आपको लिख देना, कुछ भी अलग से नहीं करने की जरूरत है। एक कॉलेज में MSc, BSc और BA के लिए सीटों का अनुपात 5-7-8 है। उनकी सीटों में क्रमशः 40, 50, 75 से वृद्धि का प्रस्ताव है। बड़ी सीटों का अनुपात होगा, बड़ी सीटों का अनुपात होगा। तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पे MSc की बात करेंगे, ठीक है ना, और फिर BSc की बात करेंगे और उसके बाद फिर आप BA की बात करेंगे तो कितने अनुपात में है, तो आप कहेंगे 5-7-8 अनुपात है। सीटों की संख्या का अनुपात है। उनकी सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% वृद्धि हो जाती है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे कर दो, 50, 70, 80 कर दो। इससे क्या होगा, 40%, 50 का जब 40% निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा, मतलब 140 पर 14 पंचे 70, तो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका करोगे तो 35 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगी, ठीक है ना। इसका 75% निकालोगे तो 80 का 75%, 25 × 75, 25 चौका 100, 20 20 23 60 है ना। तो 8 6 14 कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, 5 14 70 है ना, और 5 2 10 5 21 इतना, और 5 2 10 5 8 40, ठीक है ना। तो ठीक है, 14 21 और 28 आ गया। तो बड़ी सीटों का अनुपात कितना होगा, तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, यस, 7 से 7 दुनाई 14, 7 21, 7 चौक 28, ये भी एक कट जाएगा तो 2:3:4 हो जाएगा सीटों का अनुपात बढ़ने के बाद। तो 2:3:4 कहाँ है, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बात, आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि दूध और पानी के 20 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है, 5 लीटर पानी मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। ये हमसे पूछा है कि दूध और पानी के 20 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है। तो मैं कहता हूं कि अगर
यहीं पे हम बात करें दूध और पानी की, दूध और पानी की, अगर 20% क्या है पानी है तो 80% क्या होगा, दूध होगा। इनका रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। मतलब ये 4 होगा तो ये 1 होगा, है ना। 5 लीटर पानी मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया। क्लियर है बात। तो इसका मतलब है कि 4 क्या है, दूध है, और पानी क्या है, 1 है। ऐसा वो कह रहा है 20 लीटर के मिश्रण में। तो मैं यहाँ कह दूं कि मिश्रण कितना है, आप बताओ। तो आप कहेंगे सर मिश्रण जो है वो 20 लीटर का है, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 1 5, 5 की वैल्यू कितना है, 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। इसका मतलब है कि ये 4 है और ये कितना है, 16 लीटर है। ये कितना है, ये 4 लीटर है और ये कितना है, ये 16 लीटर। आपने क्या किया, पानी 5 लीटर मिलाया तो +5 मिला दिया, ठीक है ना। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, तो आप मुझे बताइए कि अब देखो कितना हो गया, 16 लीटर ये है, ठीक, और 9 लीटर क्या है, पानी है। तो जो मिश्रण है ना टोटल कितना बन गया, 25 लीटर का मिश्रण बन गया। 25 में आपसे पूछा है कि दूध का प्रतिशत कितना होगा, तो दूध कितना है, 16 है। तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें, 25 चौका 100, 16 चौको कितना आ जाएगा, 64% आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है ना। दिए पेंट में, मिश्रण में पेंट की मात्रा कितनी है, तो ये समझिए कि पेंट और पानी, क्या बेटा, पेंट और पानी का अनुपात दे रखा है, वो भी कितना दिया है, 4:3 दिया है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी जोड़ दें, पानी जोड़ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये 4:5 हो जा रहा है। मतलब पहले भी पेंट 4 था, अब भी पेंट 4 है। ऐसा होना भी चाहिए, मतलब कहने का है कि मिश्रण में जो चीज़ ऐड करते हैं चेंज उसी में होना चाहिए। तो 3 2 क्या होगा, 5 होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 है। 2 यूनिट की वैल्यू 5 है। दिए मिश्रण में पेंट की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है। कितनी है, 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 2 दूना 4, 5 नहीं 10 लीटर। इसका मतलब मिश्रण में पेंट की जो मात्रा है वो 10 लीटर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं समझे, देखो यहाँ पे चेंज कितने को हो रहा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितना, उधर 5 लीटर है। आपसे पूछा है दिए मिश्रण में पेंट की मात्रा है, तो पेंट की मात्रा कितना है, 4 है ना, 4 यूनिट में है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 से बटे 2 दूना 4, 5 दूना 10 लीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा ठीक है, अगर ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक आयत है बेटा ऐसे, ठीक है ना, और आप ये जानते हैं कि ये क्या है, ये इस सर्कल का केंद्र है, लेकिन ये पूरी क्या है, ये उसकी विकर्ण है, ठीक है ना। कह रहा है एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 है, ठीक है ना, एक त्रिज्या कितना है, 2.5 है, तो 2.5 पूरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये 4 ये 5 है, तो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा L इंटू बी होता है। तो आपको यहाँ पे एक भुजा 4 मिल गई, तो अगली भुजा क्या मिली, 3 मिल गई। तो 3 चौक क्या हो जाएगा, 12। तो L इंटू बी होता है, तो 3 चौक 12 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नहीं समझे, इस सर्कल के अंदर एक आयत है, इस सर्कल की त्रिज्या कितना है, 2.5 है। जो सर्कल का व्यास होगा, अगर त्रिज्या 2.5 है, त्रिज्या 2.5 है, तो व्यास कितना होगा, तो उसका 2 गुना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब आयत का जो व्यास है वो 5 है, ठीक है ना। यहाँ से 4 और ये क्या है, 3 है। मतलब कैसे हुआ, ये 4 है, ये 3, ये 5 है, तो आपको पता है कि क्या बनेंगे, 3 बन जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट क्या कहते हैं, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होते हैं। तो ये 4 और 3 है, तो 4 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। करा कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है। प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी, ठीक है ना, प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी। एक व्यापारी कपड़े पर 50% प्रति मीटर मूल्य लगता है, मतलब 50% की कीमत है। वो कहता है कि चलो ठीक है, आपको एक तो 15% छूट, इसका मतलब 85% में वैल्यू को देंगे, और एक कहता है कि 20% छूट अर्थात 80% में देंगे। तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी जरा बताओ। तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 दहम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 5 दुना 10 करेंगे, और 5 17 85, 2 दूना 4। तो आप बताओ कितना होगा, 17 दुना 34। इसका मतलब ये हो गया कि 34 रुपये जो होगा वो उसकी छूट के बाद उसकी कीमत रहेगी।
50 रुपये की चीज़ अगर 2 छूट दिया जाए 15 और 20 तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 34 आ जाएगी। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। यदि 16 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक खेत को 48 दिनों में जोत सकते हैं, उसी खेत को 14 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने दिनों में जोतेंगे, आपसे ये पूछा है। तो ये M1D1 और H1 अपान W1 बराबर क्या होता है, M2D2 और H2 अपान W2। ठीक है ना। तो 16 है, 16 आदमी 7 घंटे काम करके 48 दिनों में, 16 आदमी 48 दिनों में 7 घंटे काम करे किसी एक काम को, करा उसी काम को 14 आदमी, तो आदमी कितने, 14 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में कर सकते हैं, डे आपसे पूछा है बस, और कुछ करना नहीं है। तो 12 चौक क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। 7 दुनाई 14 होगा, 2 दूना 4, तो 16 दुनाई कितना आ जाएगा, 32। तो कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे सर 32 दिन में करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ए बी सी एक वर्ष पश्चात कमाए लाभ को 6, 8, 9 के प्रमाण में बांटते हैं। ठीक है। ए पूर्ण समय का साझेदार है, बी 4 मास के लिए साझेदार रहा है और सी 6 मास के लिए साझेदार रहा है। उनके विनियोग का अनुपात क्या होगा, मतलब कहने का है कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, ये पूछा है। तो ए बी सी एक वर्ष बाद कमाए लाभ को कितने अनुपात बांटता है। तो आप ये जानते हैं बेटा कि जो लाभ है ना, जो लाभ है, आप ऐसा कर दो, लाभ जो है, तो लाभ जो होता है बेटा वो हमारी होती है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कि जो आपने पूंजी लगाया, पूंजी और समय के गुणनफल के हिसाब से आपको लाभ मिलता है। ठीक है ना। मतलब प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के होता है। तो मैं कहूंगा कि ए बी सी ने जो प्रॉफिट बांटा है वो 6, 8 और 9 के अनुपात में बांटते हैं। कह रहा है कि ए पूर्ण समय के लिए साझेदार है। ठीक है ना। तो टाइम आपसे निवेश की पूछा है। ठीक, आप ये जानते हैं कि अगर निवेश की बात करेंगे तो पी वाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यही हमें निकालना है। तो ए जो है पूर्ण समय का साझेदार है, अर्थात 12 महीने का साझेदार है। ठीक है ना। और बी 4 मास के लिए है। ठीक है। और सी 6 माह के लिए है। सी 6 मास के लिए साझेदार रहा है। तो उनके विनियोग का अनुपात क्या होगा, मतलब कि बस कुछ करना नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पी बाई टी कर देंगे। आप जानते हैं कि जो आई इज इक्वल टू क्या होता, पी बाई टी हो जाता। तो यहां पर रेशियो ले लेंगे, क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो 6 बटे, देखो 6 बटे क्या है, 12 है, 8 बटे 4 है और 9 बटे 6। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 4, 6, 12, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना। इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो इनको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा 6। ठीक है ना, ये क्या रहेगा, 6 रहेगा। और 4 3 12, 8 3 क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 चौको 24 और 6 3 18। इसका मतलब उनके विनियोग का जो अनुपात होगा, मतलब कि वो जो धन लगाएंगे वो किस हिसाब से उन्होंने मतलब कि इन्वेस्ट किया था, वो 1, 4, 3 के अनुपात में किया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि न्यूनतम संख्या जो 24, 97 में जोड़ी जाए तो उसका योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। आपको पता है कि अगर कोई संख्या 5 से कटेगी, देखो मेरी बात ध्यान सुनो। पहली बात तो ये देखो संख्या क्या है, संख्या है 24, 97। ठीक है। कह रहा है कि इस पे कौन सा नंबर जोड़ा जाए, ऐसा नंबर, छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 5, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले 5 से कटने के लिए मुझे पता है कि आखिरी के अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। तो आप मुझे बताइए कि अगर 3 जोड़ूंगा, 7 3 10, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं 3 जोड़ के चेक कर लूंगा, क्या करूंगा, चेक कर लूंगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि 9 7 16, 4 20 2 22, कितना है, 22 है। अगर 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 बन जाएगा इसमें। तो मैं ये कहता हूँ, देखो चेक कर लूंगा यहाँ पे 3 जोड़ के, छोटा छोटा नंबर जोड़ना, पहले 3 नहीं हुआ, 13, फिर 23, फिर 33 में 7 3 10 के शून्य हासिल 1, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 4 1 5, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या 2500 3 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है ना। 13 करेंगे हम, तो 13 करेंगे तो हम कहेंगे 7 3 10 के शून्य, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1,
4 1 5, ये कितना हो जाएगा 25 10, 5 2 7 1 8। ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। इन आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो आप कहेंगे 7 3 10 के 0, 9 2 11, 1 12 के 2, 5 और 2, तो 5 2 7 2 9। ये नंबर देखो 3 से भी कट रहा है, ये नंबर 4 से भी कट रहा है, और 2 से भी कटेगा, 2 और 3 दोनों कटेगा तो 6 से भी कटेगा, और नंबर 5 से भी कटेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है कि 2497 में अगर 23 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी, 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल से चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो ध्यान सुनिए कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन की बात करें तो कितना है बेटा, 500 मीटर है। ध्यान समझना, जो एक समान चाल से चल रही किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है। तो भाई जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशन को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस क्या, स्टेशन या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाई को वो 35 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। लेकिन कहता है यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। इसका मतलब है कि 500 मीटर ये है और 221 ये है, इसको पार करने में 35 सेकंड का समय ले रही है। तो आप जानते क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 5 2 721 लिख देंगे, बराबर के स्पीड हमें निकालना है और क्या है ये 35 है, ठीक है ना। तो 7 × 35, 7 एकम 7 0, 7 3 21, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहेंगे कि 5 × 10, ठीक है, 0 बार जाएगा और 5 36, 20.6 मीटर पर सेकेंड, 20.6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट उसने लिख दिया, देखो क्या, यहाँ पे देखो ये, तो एस जब लिखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 721/35 मीटर प्रति सेकेंड। यही तो ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ध्यान देने की जरूरत होती है कि ऑप्शन में क्या है, पर आपके पेपर में जो सवाल आएगा तो समझाने के लिए, नहीं तो आप क्या करेंगे ना, पता है कि स्टेशन की लंबाई दिया है, ट्रेन की लंबाई दिया, दोनों जोड़ लेंगे, 500 221 721 हो जाएगा, 35 सेकंड में पार कर रही, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब 2 सेकंड के आंसर आएगा, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 घंटियां 7 बजनी शुरू होती हैं, ठीक है, और क्रमशः 2 5 6 8 और 9 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। 1 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजती हैं, 1 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजती हैं। तो पहले देखो 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, तो पहले देखो कि इधर क्या देखा, सेकंड दे रखा है, तो देखो मेरी बात ध्यान से, इनका एलसीएम निकालो आप। एलसीएम जब निकालोगे किसका, 2 5 6 8 और 9 का, है ना। तो आप ये जानते हैं कि 9 72 पंजे, है ना, या 5 40 4 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे भाई आप 2 पे फोकस करेंगे नहीं, आप 5 पे करेंगे, 8 पे करेंगे और 9 पे करेंगे, ठीक है ना। तो 8 5 40 और 4 9 36, कितना हो जाएगा 360 सेकेंड। मतलब कहने का क्या हुआ कि 360 सेकेंड क्या है, 360 सेकेंड, हर 360 सेकेंड के बाद वो घंटियां एक साथ फिर से बजती हैं। 360 सेकेंड में, अगर मिनट की बात करूं तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूं, 6 36, तो 6 मिनट में वो हर 6 मिनट बाद बजती हैं, ठीक है ना, हर 6 मिनट बाद वो बजती हैं एक साथ। तो मैं कहूँगा 1 घंटे में करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करूं 10 से, तो एक बार मतलब कि एक साथ बजेंगी, है ना, हर 6 मिनट में एक साथ बजती हैं। तो इधर भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 60 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, 10 बार बज जाएंगी। बताओ भाई, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। बेटा कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण का वर्ग 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक आयत का विकर्ण है, मान लीजिए कि ये आयत है, ठीक है ना, इसका विकर्ण ये है। तो मैं कहता हूं अगर ये L है और ये B है, ठीक है ना, अगर ये H है, थोड़ी देर के समझो, तो मैं कहूँगा कि H² इज इक्वल टू L² प्लस B², ठीक। एक आयत के विकर्ण का वर्ग, विकर्ण है उसका वर्ग ये किया गया, तो L² प्लस B² की वैल्यू कितना दे रखा है, 41 दिया है, ठीक। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू B की वैल्यू दे रखा है 20 दिया है, ठीक है। आयत की परिधि होनी चाहिए, तो आप जानते हैं कि 2L प्लस B की वैल्यू आपसे पूछा गया है। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इसी जो L प्लस B है ना, मैं ऐसे लिख दूँ कि L प्लस B का होल स्क्वायर जो होगा बेटा, वो L² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2LB होगा, ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 41 है। 2LB की वैल्यू कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। तो आप ये कहेंगे कि L प्लस बी, 41 और 40 कितना हो जाएगा, 81, और ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो L प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। L प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 9 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है कि 2L प्लस बी की वैल्यू बताना है, तो 2 गुणे 9 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट भी करके जाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।